Assalamu alaikum. This is Mohammad Atif. Welcome to the platform of ASAF. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है F7 ऑनलाइन सेशन फॉर मार्च 2021 अटेम्प्ट के लिए। टॉपिक हमने चूज किया है 16 फॉर द स्टार्टिंग। रीजन टू चूज दिस टॉपिक इज कि आपकी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प आउट करेगी IAS 36 इम्पेयरमेंट, IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स को अंडरस्टैंड करने में। प्लस इस टॉपिक से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो लॉन्ग कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपकी मेन एडजस्टमेंट IAS 16 के रेफरेंस से पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन इसकी कि व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज। तो आपके पास यहाँ पे आप इन्वेंट्री से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो चीजें यूज करने के लिए खरीदी जाएं वो आपके लिए नॉन करंट एसेट पीपीई की डेफिनेशन में शामिल आती हैं। कहाँ पे यूज किया जाएगा? इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए जो एसेट यूज किए जाते हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में शामिल है। प्लस फॉर रेंटल टू अदर्स, दूसरों को रेंट आउट करने के लिए दिए जाएं। एंड थर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो यहाँ पे आपके पास तीन जगह उन्होंने मेंशन किए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एसेट यूटिलाइज हो सकते हैं। गुड्स को प्रोड्यूस और सप्लाई करने के लिए, दूसरों को रेंट पे देने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो आप एसेट यूज करते हैं, लाइक ऑफिस बिल्डिंग आप यूज कर रहे हैं, ऑफिस में फर्नीचर, फिक्सचर, एसी वगैरह ये यूज किए जा रहे हैं, ये सब आपके पास पीपीई की डेफिनेशन में शामिल होंगे एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। एक साल से ज्यादा अरसा आपके लिए यूजफुल होंगे। तो इसी डेफिनेशन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि दीज आर टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मीन कि जिसे फिजिकली टच कर सकते हैं। हेल्ड बाय एंटिटी, उसके रीजंस मेंशन की गई हैं कि किस किस मकसद के लिए आप इसे अपने पास एंटिटी में हेल्ड रखेंगे। एंड लॉन्ग लाइफ है उनकी, एक साल से ज्यादा लाइफ है। एग्जाम्पल इसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर और मोटर व्हीकल है। इनिशियली अगर हमने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है इन एसेट्स को, अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने के लिए टू कंडीशंस का मेट होना जरूरी है। फर्स्ट इज दैट कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। आपके पास उस एसेट से एसोसिएटेड जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो एंटिटी को मिलेंगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी मेट हो रही हैं तो आप एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? इनिशियली उन्हें मेजर किस वैल्यू पे करेंगे हम? तो इनिशियली आप एक एसेट को उसकी कॉस्ट पे मेजर करते हैं। इनिशियली एक एसेट को किस पे मेजर किया जाता है? कॉस्ट पे। अब कॉस्ट में आपके पास क्या क्या चीजें शामिल हैं? अगर मेनली हम डिफाइन करें तो कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेजेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये तीन चीजें आपके पास कॉस्ट में इंक्लूड होंगी। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? परचेज प्राइस, लिस्ट प्राइस कह सकते हैं आप इसे, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, कि अगर आपके पास फॉरेन से कोई एसेट परचेज किया जा रहा है, एट द इंपोर्ट स्टेज आपको जो ड्यूटी पे करनी पड़ रही है वो इसमें शामिल होगी। प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस के जिनका बेनिफिट रिफंड दोबारा आपको नहीं वापस मिल सकता। एक बार पे कर दिए गए तो दोबारा उनका बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। दीज आर सेड टू बी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड दीज शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। और लेस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे कि ट्रेड डिस्काउंट जो भी हमने नेगोशिएट किया है वो रिड्यूस कर देगा कॉस्ट ऑफ परचेजेस को। नाउ सेकंड थिंग इज कि हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाती है आपके पास साइट प्रिपरेशन। एक एसेट इंस्टॉल करने के लिए आपको अपनी साइट को अकोमोडेट करना पड़ रहा है, प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में वो साइट प्रिपरेशन पे जो भी कॉस्ट खर्च हो रही है वो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और वो एसेट की वैल्यू में शामिल की जाएगी।
इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्लूड होगी। थर्ड है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। फोर्थ कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, यानी एक एसेट आपने परचेज किया, आप जिस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं उसे आप टेस्ट करते हैं कि क्या ये मशीनरी, लेट्स से अगर वो मशीनरी है तो वो एक सर्टेन क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करके दे रही है या नहीं। इस मकसद के लिए आप मटेरियल खरीदेंगे, लेबर कॉस्ट खर्च होगी और उसे फिर मशीनरी के टेस्ट किया जाएगा कि मशीनरी की प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है। तो इस सिलसिले में जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग खर्च हो रही है दैट वुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट। प्रोफेशनल फी कि अगर आपको नहीं पता कि किस टाइप का एसेट आपके लिए यूजफुल है, इस मकसद के लिए आप किसी प्रोफेशनल की राय लेते हैं तो ये प्रोफेशनल की राय भी आपके पास फी के अगेंस्ट दी जाती है और वो फी भी आपके एसेट की वैल्यू में कॉस्ट में शामिल की जाएगी। इसके अलावा लीगल फी हो सकती है कि जो आपके पास एसेट की कॉस्ट में शामिल की जाए। बट रिमेंबर, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी शामिल नहीं की जाती। अगर हम एक जनरल बात करें तो ये सारे एक्सपेंसेस जो एसेट की कॉस्ट में शामिल किए जा रहे हैं ये इस रूल के मुताबिक हैं कि एसेट को परचेज करने के बाद उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो सब एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सपोज किया जाए कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा है, आपका जो क्लर्क है वो कंप्यूटर इलिटरेट है, आप उसे कंप्यूटर पे काम करने के लिए ट्रेनिंग करवा देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या ये एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल की जाएगी? तो आंसर है इसका नो। वाई सो? बिकॉज आईएस ने जो एसेट को डिफाइन किया है वो कंट्रोल के रेफरेंस से डिफाइन किया है। अगर आप एक एसेट को, एक रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं देन दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज योर एसेट। लेकिन एम्प्लॉय के हवाले से एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो किसी वक्त भी जॉब छोड़ के जा सकता है। दैट इज वाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी इंक्लूड नहीं की जाएगी, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट और रिमूविंग कॉस्ट और रिस्टोरेशन कॉस्ट। दिस इज लिंक्ड विद द IS 37 ऑफ प्रोविजन कि आपके पास एक एसेट जिस वक्त आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसी वक्त अगर आप असेस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस एसेट की रिमूविंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होगी, तो आप उस कॉस्ट को भी एसेट की वैल्यू में शामिल करेंगे। बट इट इज नेसेसरी कि आपके लिए इस सिलसिले में कोई कंस्ट्रक्टिव या फिर लीगल ऑब्लिगेशन हो, तो तभी आप उस एसेट की कॉस्ट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट को शामिल करेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन बाय लॉ या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पास्ट प्रैक्टिस या पब्लिश पॉलिसी के हवाले से आपका कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा हो, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे IS 37 के रेफरेंस से। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट के हवाले से जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े उनसे रिलेटेड जो भी MCQs आप लोगों की किट्स में मेंशन है उनको चेक करते हैं। फर्स्ट इज which two of the following items should be capitalized within the initial carrying amount of an item of plant? Cost of transporting the plant to factory, yes, आपके पास एसेट खरीदने के बाद अब वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या अपनी बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो एसेट की वैल्यू में शामिल होंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग a new power supply required to operate the plant. अब पावर सप्लाई भी आपके पास इंस्टॉल किए बगैर प्लांट ऑपरेट नहीं हो सकता, तो दैट should also be included in the value of asset. Third is a deduction to reflect the estimated realizable value. आपके पास जो डिडक्शन की जाती है एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू की, वो डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए की जाती है, डिप्रिसिएबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए की जाती है, वो आपके पास कैपिटलाइजेशन के रेफरेंस से नहीं की जाती। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस एग्रीमेंट। 3 ईयर मेंटेनेंस एग्रीमेंट के हवाले से आपके पास सेपरेटली वो अमाउंट शामिल की जाएगी, एज एन एसेट रिकॉर्ड की जा सकती है कि अगर आपने इनिशियली 3 साल के मेंटेनेंस एग्रीमेंट के हवाले से कॉस्ट इकट्ठी पे कर दी है तो लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस वो रिकॉर्ड की जा सकती है, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ आइटम ऑफ प्लान। ई कॉस्ट ऑफ 3 वीक ट्रेनिंग कोर्स ऑफ स्टाफ टू ऑपरेट द प्लांट। आपको प्लांट को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा। रिमेंबर हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय है दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। एज किस वजह से कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस एम्प्लॉय पे।
इसी तरह आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि फोस्टर हैज बिल्ट अ न्यू फैक्ट्री इनकरिंग द फॉलोइंग कॉस्ट आपके पास थाउजेंड्स में डॉलर्स में मेंशन की गई है। लैंड, मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट फी, सर्वेयर फी, साइट ओवरहेड, अ पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म, बिजनेस रेट्स के सारे एक्सपेंसेस आपको मेंशन किए गए हैं। एंड व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट कैपिटलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री। आपने ये बताना है कि क्या टोटल अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री। इसमें आपके पास लैंड ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट्स फी यानी प्रोफेशनल फी के हवाले से शामिल की जाएगी, सर्वेयर फी भी, साइट ओवरहेड एंड अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। साइट ओवरहेड कि उस साइट पे जहाँ पे आपके पास प्लांट इंस्टॉल हो रहा है उस साइट के हवाले से जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, जबकि अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वुड नॉट बी इंक्लूडेड कि आपके पास हर सूरत में खर्च होने हैं। टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म हम बात कर चुके हैं कि टेस्टिंग कॉस्ट हमेशा शामिल की जाती है, बट बिजनेस रेट फॉर द फर्स्ट ईयर, एक साल के टैक्स एक्सपेंसेस, बिल्डिंग पे जो टैक्स लगता है वो आपके पास इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो एक्सक्लूडिंग द अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड बिजनेस रेट्स, ये आ जाती है 162 की अमाउंट, ये लेस करके रिमेनिंग वैल्यू आपकी एसेट की वैल्यू में शामिल की जाएगी। So 7112 minus 162, the amount that would be recorded is 6950, option B. Third option is IS 16 property, plant and equipment require an asset to be measured at cost on its original recognition in the financial statement. EW use its own staff assisted by contractor when required to construct a new warehouse for its own use. Warehouse construct करनी किया उन्होंने अपने use के लिए. Which one of the following costs would not be included in the attributable cost of non-current asset? कौन सी cost आपके पास शामिल नहीं की जाएगी? Clearance of site prior to work commencing, professional surveyor fee for managing the construction work, EW's own staff wages for time spent working on construction, and allocation of EW's administration cost based on EW staff time spent on the construction as a percentage of total staff time. तो हमारे पास एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, वो आपके पास शामिल नहीं की जाती एसेट की वैल्यू में। इसके अलावा हमारे पास बाकी सब कॉस्ट आपके पास एसेट की वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी, ओनली द एलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस परचेज अ शॉप एंड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑब्वियसली इंक्लूड होगी, लीगल फी भी, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेंट्री आपके पास कही गई है 12,500, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनिंग 47,300, एंड विच अमाउंट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि शॉप की वैल्यू में क्या चीज शामिल की जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके पास परचेज प्राइस, लीगल फी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, ये तीनों शामिल की जाएंगी और ये आपके पास टोटल आ जाएगा 6,80,000 प्लस 7,200 प्लस 47,300, हंस ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 7,34,500। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहां पे मेंशन किया जा रहा है एंटिटी GHI हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट प्रायर टू ब्रिंगिंग अ मशीन इनटू द फुल प्रोडक्शन, परचेज प्राइस बिफोर ट्रेड रिबेट एंड टैक्स, ट्रेड रिबेट गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ परचेज में से, रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, रिमेंबर हमने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड करना है, रिफंडेबल को नहीं। नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट्स फी इंक्लूड होगी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी। तो यहाँ पे आपके पास एसेट की कॉस्ट जो कि है 12,200, उसमें से 600 आप लेस कर देंगे, देन आपके पास रिफंडेबल टैक्सेस नहीं शामिल किए जाएंगे, 700 की आपकी कॉस्ट रिलेटेड टू आर्किटेक्ट्स फी है इंक्लूड होगी, और 100 की कॉस्ट आपके पास इंक्लूड होगी एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास जो शामिल हो जाएगी एसेट की वैल्यू में वो आ जाएगी 12,200। इसी तरह सिक्स क्वेश्चन है कि जिसमें डेल्टा एक्वायर कर रहा है स्पेशल मशीन, ट्राई करके आपने देखना है कि क्या चीज इसमें इंक्लूड होगी एसेट की कॉस्ट में, क्या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट की।
डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से फ्यूचर में जो भी कॉस्ट खर्च होनी है, अगर इफ इट इज पॉसिबल कि आप उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्जन के बाद अमाउंट को कैपिटलाइज किया जाता है। The discount on this liability would then be unwound over the period until the dismantling costs are paid. तो आपके पास ऑब्वियसली जो फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है उसे जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो एक रिड्यूस वैल्यू आएगी। ईयर बाय ईयर उस वैल्यू में जो इजाफा होगा, दैट इज सेड टू बी अनवाइंडिंग इफेक्ट ऑफ दिस डिस्काउंट। This means that liability increases by the interest rate each year and with the increase taken to finance cost in the statement of profit and loss। और जितना भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है हर साल में, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑयल रिग वाज बिल्ट इन एन सी, cost to be capitalized is likely to include the cost of constructing the asset and the present value of cost of dismantling it। If the asset costs 10 million to construct and would cost 4 million to remove in 20 years, एसेट को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट 10 मिलियन है और उसे 20 साल बाद रिमूव करने की कॉस्ट 4 मिलियन है, then the present value of this dismantling cost must be calculated। If interest rate were 5%, the present value हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला आपके पास यूटिलाइज किया जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर माइनस एन, आपके पास फार्मूला यूज किया जाएगा टू कन्वर्ट द फ्यूचर वैल्यू इनटू द प्रेजेंट वैल्यू। तो 20 साल बाद जो हमने अमाउंट पे करनी है इस क्वेश्चन के मुताबिक, फ्यूचर वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें, सॉरी फ्यूचर वैल्यू को क्वेश्चन के मुताबिक 20 साल बाद जो अमाउंट पे करनी है वो 4 मिलियन है। इंटरेस्ट रेट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट, ये आपके पास गिवन है 5%। एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर, कितने अरसे बाद आपने ये अमाउंट पे करनी है, टाइम पीरियड, तो वो आपके पास 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आपको मेंशन की गई है, दिस इज 15,07,558। अब इस सिलसिले में टोटल अमाउंट जो कैपिटलाइज होगी वो एसेट की अपनी कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट प्लस दिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और ये सम अप होके आपके पास आ जाएगी 10 मिलियन प्लस 15 लाख यानी 1.5 मिलियन, 11.5 मिलियन समथिंग। अब इसे आप 20 इयर्स के हिसाब से डिप्रिसिएट करेंगे। इन द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड की जाएगी वो 575378 है। अगेन आप देखें कि 10 मिलियन आपके पास एसेट की कॉस्ट है। 10 मिलियन का मतलब है कि आपके पास ये कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट है, प्लस जो आपने 4 मिलियन की कॉस्ट 20 साल बाद पे करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आगी 15,07,558। टोटल कॉस्ट होगी आपके पास 11.5 मिलियन। डिवाइड करेंगे इसे 20 इयर्स की यूजफुल लाइफ पे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5,75,377.9, राउंड ऑफ करके 378 लिख देंगे। अब हर साल आपके पास इसे अगेन जो है आप अनवाइंड करेंगे, अगेन इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर अ ईयर जब हम इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम यही यूज की जाएगी, लाइक फ्यूचर वैल्यू विल बी सेम 4 मिलियन, इंटरेस्ट रेट वुड आल्सो बी सेम, वो आपके पास 5% ही रहेगा, बट आपके पास नंबर ऑफ ईयर कि अब आपको ये अमाउंट करने में कितना अरसा रह गया है, वो अरसा रिड्यूस होकर 19 ईयर रह गया है। तो अब इसके मुताबिक जब कैलकुलेशन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में तो पहले की प्रेजेंट वैल्यू और अब की प्रेजेंट वैल्यू में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। दिस डिफरेंस वुड बी स्टेटेड एज इंटरेस्ट कॉस्ट, और कह सकते हैं आप इसे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। Each year the liability would be increased by the interest rate of 5%। इसको आप अगर आप सिंपली कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस अमाउंट को जो फ्यूचर में आपने पे करनी है 15,07,558, 15,07,558
7,558 की अमाउंट है। इस पे 5% इंटरेस्ट आप कंप्यूट करें, ये आ जाएगा 70,378। और यही अमाउंट है कि जो आपके पास हर साल एक्सपेंस के तो हर साल नहीं, एवरी ईयर अकोमुलेट होकर बढ़ती जाएगी अमाउंट और इंटरेस्ट के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके पास 7 मेंशन है। On 1st July 2004, experimenter opened a chemical processing plant. The plant was due to be active for 5 years until 30 June 2009 when it would be decommissioned. At 1st July 2004, the cost of decommissioning the plant were estimated to be 4 million in 5 years time. अब सिचुएशन ये है कि 1 जुलाई 2004 को एक्सपेरिमेंटर ने केमिकल रिप्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट किया। प्लांट एक्टिव होगा 5 साल के पीरियड के लिए अंटिल 30 जून 2009 और तब उसे फिर डीकमीशन कर दिया जाएगा। 1 जुलाई 4 को डीकमीशनिंग द प्लांट जो असेस की जा रही है 5 साल के बाद आपने कॉस्ट पे करनी है वो 4 मिलियन है। एक्सपेरिमेंटर कंसिडर कर रहा है कि डिस्काउंट रेट 12% अप्रोप्रिएट है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्जन करने के लिए और डिस्काउंट फैक्टर भी उन्होंने बता दिया है दैट इज 0.567। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द टोटल चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ डीकमीशनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 30 जून 2005। एक साल के बाद आपके पास 30 जून 2005 को जब ईयर एंड हो रहा है क्या अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम इस सिलसिले में कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास एसेट किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा ताकि अप्रोप्रिएटली उसकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा सके। 4 मिलियन की अमाउंट आपने कुछ अरसे बाद पे करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.567 से मल्टीप्लाई करके आ जाती है 32,68,000। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो आपने 5 साल बाद 4 मिलियन की अमाउंट पे करनी है उसे अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आ गई आपके पास 22,68,000। प्लस आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास फाइंड आउट की है इसमें नेक्स्ट जो आपने चीज फाइंड रिकॉर्ड करनी है इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स ये कैलकुलेट की जाएगी और 5 इयर्स से डिवाइड जब इसे करेंगे इस वैल्यू को आपके पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 4,53,600। डिप्रिसिएशन ही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। डिप्रिसिएशन वुड बी अब इसके अलावा हमने ये कंसिडर करना है कि आपके पास इस वैल्यू में आफ्टर अ ईयर एक साल गुजरने के बाद कितना इजाफा हो रहा है। रिमेंबर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही बात की थी कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का इफेक्ट आता है कि हर साल गुजरने के साथ साथ आपकी लायबिलिटी और एक्सपेंस दोनों की अमाउंट में इंक्रीज होता जाता है। तो आपने अमाउंट जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की 22,68,000 है, इसका 12% अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे, क्या आ जाता है 2,72,160 अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का इफेक्ट। ये आ जाएगा आपके पास 2,72,160। तो ये दोनों अमाउंट आपके पास एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाएंगी। 4,53,600 की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट 2,72,160 amount that should be recognized as an expense in the profit and loss account for the year ended 30 June 2005 would be 7,25,760। ये आपके पास एक्सपेंस की अमाउंट रिकॉग्नाइज की जाएगी।